मारे और लोगों ने पत्थरे खाए, बाबा साहब को भी पत्थर लगा। तो उस दौरान का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। उन्होंने आंदोलन शुरू करने के पहले बयान दिया, बाबा साहब आंबेडकर ने क्या बयान दिया? हम लोग हिंदू हैं। अब आप लोगों को सुनने के लिए बड़ा अजीब लगेगा, ये बाबा साहब का बयान है और रिकॉर्ड में है। क्या कह रहे? हम हिंदू हैं और हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। दूसरे हिंदुओं को जब कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है और हम भी हिंदू हैं, तो हमें भी दूसरों की तरह कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और अध्यक्ष जिसका हमें बेसब्री से भी इंतजार है, बहुजन जागृति के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने बाम सेफ बनाई। मान्यवर बामन मेश्राम प्रारंभ से ही इस आंदोलन से जुड़े रहे और मान्यवर कांशीराम जी को बड़े नज़दीकी से देखा। आज मेश्राम जी के प्रयास से बाम सेफ केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा में है। मान्यवर कांशीराम जी के बाद मान्यवर बामन मेश्राम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां मेश्राम साहब का कार्यक्रम न होता हो। आंदोलन के लिए ऐसे पूर्णकालिक समर्पित व्यक्तित्व से मैं अनुरोध करती हूं कि वो वक्ताओं की अभिव्यक्ति, लेखक की प्रस्तुति को ध्यान में रखकर अम्बेडकर जनसंचार की उपयोगिता पर अपने विचारों को श्रोताओं से साझा करें। आदरणीय मान्यवर बामन मेश्राम जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद कोई लेखक नहीं हूँ, साहित्यिक नहीं हूँ। तो इसलिए साहित्य की जो विधा है, जिसके डॉक्टर रूपचंद जी जानकार है, पत्रकारिता के जानकार है, पत्रकारिता में उन्होंने डॉक्टरेट किया। शायद ही बहुत कम व्यक्ति हमारे समाज में होंगे जिन्होंने पत्रकारिता में डॉक्टरेट किया हो। मेरे जानकारी में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं लेखक ना होने के बावजूद भी कई पत्रिकाओं का संपादक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं लेखक नहीं हूँ और कई पत्रिकाओं का मैं भी संपादक हूँ। और संपादन जो है, इसके बावजूद भी पत्रिकाएं हमारी चलती रहती है। मैं मूल रूप से संगठन करता आदमी हूँ। तो ये मेरे बीच में और पत्रकारिता के बीच में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि पत्रकारिता करने के लिए एक जगह बैठे रहकर लगातार उसके पीछे लगकर लिखना पड़ता है, जो मैं कर नहीं पाता हूँ। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि आंदोलनों का प्रचार प्रसार करने के लिए और आंदोलनों की जो विचारधारा होती है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पत्रकारिताएं
या पत्रिकाएं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर हम लोग आंदोलन का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्रिकाओं का महत्व समझना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, आधुनिक समाज में, आधुनिक काल में 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष है। अगर इसका कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा 108 साल का संघर्ष है। इस संघर्ष ने इस देश में जिन लोगों को अधिकार नहीं थे उन लोगों को अधिकार हासिल करवाने में बहुत बड़ा ऐतिहासिक रोल प्ले किया, हिस्टोरिकल रोल प्ले किया। अगर हम थोड़ा सा देख ले पीछे तो सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करने के बाद इस देश का लगातार ब्राह्मणों के द्वारा पतन हुआ। ब्राह्मणों ने संगठित होकर देश का पतन करने का काम किया और बुद्ध के 800,000 साल बाद रामायण लिखी गई। बुद्ध के 800,000 साल बाद रामायण लिखी गई गुप्त काल में। ये बात सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के संबंध में वकालत करने वाले आरएसएस के वकील को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब पूछा कि ये कब लिखी गई तो उनके वकील ने ये कहा, ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिकॉर्ड में भी ये बात है। तो वहाँ से ये प्रतिक्रांति का प्रारंभ हुआ। सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ये प्रतिक्रांति का प्रारंभ हुआ और तब से लेकर 25 जनवरी 1925 तक हम लोगों के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं थे जिस अधिकार के बारे में हम अधिकृत रूप से ये कहें कि ये हमारे अधिकार है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस तारीख से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अब दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर हमारे ये अधिकार है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संविधान का अमल 26 तारीख को होना ये एक रेवोल्यूशन था। कितने लोग इस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, मगर मेरे दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन था कि जो 2-3 हज़ार साल के बाद में एक ऐसी बहुत बड़ी घटना जिसका हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अधिकार, उसका दस्तावेजीकरण हुआ। चैप्टर नंबर 3 का एक रेफरेंस जो संविधान का है वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा इसके बारे में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, मगर उनमें से बहुसंख्य लोगों ने वो संविधान पढ़ा नहीं और बहुत सारे लोगों ने संविधान देखा भी नहीं। कुछ लोग मुझे माफ़ कर देंगे मगर जो सच्चाई है थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, देखा भी नहीं। और एक बताना चाहता हूँ कि नज़दीक से एक होता है, जैसे हमने किताब खरीद लिया, अपने घर में बैठक रूम में रख लिया
तो हम कह सकते कि हाँ इन्होंने नज़दीक से देखा, मगर मैं कहता हूँ बहुसंख्यांक लोगों ने दूर से भी नहीं देखा, दूर से भी नहीं देखा। इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें संविधान में हमारे लोगों को संदर्भ में अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, मगर केवल एक बात बताना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 3 अगर आप निकालोगे तो उसका टाइटल है फंडामेंटल राइट। केवल अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। यानी किसी सरकार को मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, आर्टिकल 32 में, मदन जी वकील है, मैं थोड़ा वकील के विषय पर अतिक्रमण कर रहा हूं, मैं वकील नहीं, वो वकील है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को एनफोर्स करने का अधिकार दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका अपहरण कोई भी सत्ता, कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। अगर कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार बहाल करे, केवल मात्र बहाल करे। इसके लिए एनफोर्स करने का पावर आर्टिकल 32 में दिया गया है। वो फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 में शुरू होता है, तो उन्होंने 13 में लिखा, जो आर्टिकल है उस 13 में लिखा कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से, जो संविधान लागू हो रहा है, तो ऐसी कोई विधि, रूढ़ि, परंपरा या विधि सम्मत कोई बात अगर मौलिक अधिकार से विसंगत करती है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो कॉन्ट्रडिक्ट करने के हद तक उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। मदन जी बराबर बोलो, बाबा साहब के शब्द नल एंड वॉइड। पर्टिकुलर शब्द जो है अंग्रेजी का संवैधानिक शब्द है, हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा अंग्रेजी के जानकार नहीं हैं, मगर बाबा साहब का ड्राफ्ट है ये। हाँ, देखो ड्राफ्टिंग की कितनी शक्ति है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कितनी, एक लाइन है, एक लाइन में क्या लिखा कि कोई, ये 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो रहा है उसमें जो मौलिक अधिकार बहाल किए गए हैं उसका उल्लंघन करने वाली अगर कोई विधि, रूढ़ि, परंपरा या विधि सम्मत कोई बात अगर है तो उसे उस हद तक नल एंड वॉइड किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है। हो गया 13A। 13B में लिखा या 13(2) में लिखा, भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार जो कानून बनाने वाली सार्वभौम संस्था है पार्लियामेंट। देखो बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। पार्लियामेंट किसी भी देश की सार्वभौम होती है, उसको भी ये मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा कर लिया तो उसे भी नल एंड वॉइड जो है करने का अधिकार जो है वो है सुप्रीम कोर्ट को, और वो अधिकार बहाल करेगी। तो ये केवल 1, 1.5, 2 लाइन की ड्राफ्टिंग है, ज़्यादा लंबी ड्राफ्टिंग नहीं है। यानी 2-3 हज़ार साल जो भूतकाल हैं उसमें हमारे विरोध में बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई हैं जिसमें बहुत सारे कानून हमारे लोगों के विरोध में हैं। उस कानून को 2-3 हज़ार साल के कानून को 1-1.5 लाइन में ख़त्म कर दिया। ड्राफ्टिंग की ताकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लेखक नहीं हूँ, मगर लेखन का प्रभाव और ताकत कितनी ज़्यादा है। दूसरा, भविष्य में कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए बनाने का अधिकार उस सार्वभौम संस्था जो पार्लियामेंट है उसको भी
वंचित किया गया। ये ड्राफ्ट केवल मात्र बाबा साहब आम्बेडकर ही लिख सकते थे। क्यों? वो जिस समाज के प्रतिनिधि थे, उनको ही मालूम था देश का इतिहास में हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, और इसलिए वही लिख सकते थे ये बात। दूसरा कोई आदमी इस तरह का ड्राफ्ट नहीं लिख सकते थे। इस दृष्टि से 1916 से लेकर 1956 तक या 1848 से लेकर 1956 तक, ये 108 साल में 1916 से 1956 तक जो 40 साल का पीरियड बाबा साहब आम्बेडकर का है, इस 40 साल के पीरियड में जो कुछ भी, या 1848 से लेकर 1956 तक के पीरियड में आंदोलन की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए निकाली हुई पत्रिकाएं इतिहास निर्माण करने वाला काम है। हमारे पुरखों ने 1848 से लेकर 1956 तक इतिहास निर्माण करने का कार्य किया। हमारी बहुत बड़ी कमी यह है कि हम इतिहास में इतिहास निर्माण करते रहे, लेखन करने का काम नहीं। जो इतिहास हमारे पुरखों ने निर्माण किया, उसका इतिहास लेखन करने का कार्य नहीं किया, जो कार्य डॉक्टर रूपचंद जी ने किया। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा काम है। इसकी तुलना जो है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम तो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे लोग हैं, और इसके लिए कई कई साल अभी सुनने में मिला कि 10 साल से लगे हुए हैं। तो मैं तो 19 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूँ। आंदोलन में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। अभी 64 मेरी उम्र चल रही है, तो 44 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं ही ये बात समझ सकता हूँ कि 10 साल तक का समय डॉक्टर रूपचंद जी ने एक पर्टिकुलर काम के लिए लगाया, तो कितना मूल्यवान जीवन का समय उन्होंने इस काम के लिए लगाया, और वो काम उन्होंने कर दिखाया। इसके बावजूद भी वो विनम्रता से कहते हैं कि अधूरा है और भी मुझे जीवन लगाना है और पूर्ण करना है। मैं इसे पूर्ण करने के लिए भविष्य में उनको शुभकामना देता हूँ। ये काम आप आगे करें, और इसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं रूपचंद जी? हमसे आप जो भी संभव मदद है आप हमसे ले लीजिए। हम इसको, क्योंकि मैं केवल इस तरह से बात करने का आदी नहीं हूँ कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, लिप सिंपत्ति का नहीं। इसमें हम लोग भी क्या रोल कर सकते हैं, उसमें क्या मदद कर सकते करेंगे। आपने, हमारे पुरखों ने इतिहास निर्माण करने का कार्य किया, आपने उनको लिपिबद्ध किया, आपने उस इतिहास को लिखकर लिपिबद्ध किया और डॉक्यूमेंटेशन किया। बाबा साहब आम्बेडकर के पहले के हमारे जो जितने भी छोटा मोटा आंदोलन करने वाले लोग थे, वो लोग, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आंदोलनों का इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ये अंग्रेजों की सारे दुनिया को देन है। डॉक्यूमेंटेशन, मैं बहुत पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन ये दुनिया को अंग्रेजों की देन है। वो कोई भी बात जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन करते। ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि आप 30 रुपया जो बच्चों का स्कूल हमने शुरू किया उसके लिए आप पैसा देते हैं, वो अब संख्या बढ़ गई है, कम पड़ रहा है, इसको बढ़ाया जाए। ये चिट्ठी ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों को लिखी। अगर आप लंदन में जाओ तो वो चिट्ठी आपको वहाँ अभी भी पढ़ने को मिलती है। मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, सबूत भी बता रहा हूँ कि वो चिट्ठी भी आपको वो वहाँ मिलती है कि ज्योतिराव फुले ने ऐसी चिट्ठी लिखी। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है।
डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और बाबा साहब आम्बेडकर इसके बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है कि उन्होंने कोई किसी को चिट्ठी लिखी तो उसकी फाइलें बनाई। उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी है उसकी फाइलें बनाई हुई है, और वो फाइलें जो है बाद के समय में, क्योंकि उनका मृत्यु स्वाभाविक ना होने की वजह से बहुत सारी फाइलें जो है वो बाद में गड़बड़ हो गई है और डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्ट्रॉय की गई है। ऐसा भी हुआ है। अब उसके बारे में मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो ये जो काम है, ये काम डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है, ये काम डॉक्टर रूपचंद जी ने किया। ये बहुत मौलिक कार्य है, बहुत मूल्यवान कार्य है। मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब दुखदाई बात अगर कुछ है तो वो 11,000 है। 11,000 जो है तो मैं तो शायद ले सकता हूँ, ले लूँगा, हाँ, मगर जिस पर्पस के लिए ये लिखा गया है, लोगों तक ये जाए, लोग इसको ले लें, तो लोगों की जानकारी में इजाफा हो जाए, लोग बोलने में संदर्भ का उल्लेख करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ रूपचंद जी को कि इसका कोई सस्ता संस्करण निकल सकता है, इसमें हमारी मदद अगर चाहिए तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, केवल सलाह नहीं दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी प्रकाशन संस्था है, हमारी प्रकाशन संस्था है, 200-300 किताबें हम पब्लिश कर चुके हैं। तो अगर इसका सस्ता संस्करण बनाया जाए तो इसमें मैं आपको मदद कर सकता हूं और लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत मूल्यवान संदर्भ जो है वो है, जो लोगों को आंदोलन में हमारे जैसे जो प्रचारक लोग हैं उनके लिए इस संदर्भों का प्रचार करते वक्त उल्लेख करना, तमाम देश भर में जो कार्यकर्ता है उन लोगों के लिए इसका उपयोग होगा। हमारे समाज का जो इंटेलिजेंसिया है वो इंटेलिजेंसिया का काम करे, रिसर्च का काम करे, डाटा कलेक्ट करने का काम करे, और वो डाटा आंदोलन चलाने वाले लोग उपयोग करें। बुद्धिजीवी अपना काम करे, आंदोलन चलाने वाले लोग उस डाटा का उपयोग और प्रयोग करें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है ये संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो बैठकर या रिसर्च करने के लिए जिस तरह का काम और तरीका है वो करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हैं, वो कर नहीं सकता, और प्राथमिकता में नहीं आता है। वो प्राथमिकता में ना आने की वजह से ये काम जो बुद्धिजीवी है या इंटेलिजेंसिया है या रिसर्च करने वाले व्यक्ति है उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये काम डॉक्टर साहब ने किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी जो मूल्यवान विषय उनके दृष्टि से लगते हैं उन पर वो भविष्य में भी रिसर्च करने का, शोध करने का काम करेंगे, वो लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि एक तो ये बात है पत्रिकाएं निकालकर विचार का प्रचार प्रसार करना, और एक बात है आंदोलन की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। दो बातें एक नहीं है, अलग अलग है। एक व्यक्ति पत्रिका निकालता है और उसको जितनी समझ है उसके अनुसार वो इसके विचार का प्रचार प्रसार करता है, और एक आंदोलन होता है उसका पर्सपेक्टिव होता है, आंदोलन का पर्सपेक्टिव होता है। बहुत कम लोग जो है पर्सपेक्टिव के बारे में संभवतः विचार करते हैं कि आंदोलन का एक पर्सपेक्टिव होता है। यदि आप बाबा साहब आम्बेडकर के अखबारों को पढ़ो, मुकनायक, ये शब्द में ही पर्सपेक्टिव है। मुकनायक ये जो शब्द है, इस शब्द में एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों को अभिव्यक्ति करने की भी योग्यता नहीं है। वो अपने दुख और दर्द को केवल हजारों साल से भुगत रहे हैं मगर अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो मुकनायक जो है वो उनके दुख और दर्द को अभिव्यक्त करके आवाज देने वाला, मूक लोगों को आवाज देने वाला मुकनायक जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया। अगर आप बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन का इतिहास पढ़ो, वो इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनके अखबारों के नाम बदलते जाते हैं। जब
एक मूक वर्ग के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और बोलने के बाद जिन लोगों को दुख लगा उन्होंने उनको उनके ऊपर गांव-गांव में बहिष्कार डालना शुरू कर दिया। तो फिर अगला उनके अखबार का नाम होता है बहिष्कृत भारत। तो ये अपने आप ऐसे ही नहीं आया है, ये संदर्भ है, तत्कालीन आंदोलन के संदर्भ है। मूकनायक के बाद अखबार का नाम आता है बहिष्कृत भारत। तो ये अपने आप नहीं है, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने डिप्रेस्ड अंग्रेजी का शब्द यूज किया। डिप्रेस्ड अंग्रेजी का शब्द है, उनके संगठन का नाम भी था डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट। 1924 को उन्होंने ये संस्था बनाई थी, तो संगठन का नाम था डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मराठी में उनका ट्रांसलेशन आपको बता रहा। कुछ लोग डिप्रेस्ड शब्द का ट्रांसलेशन दलित भी करते हैं, जो मेरे दृष्टि से उचित नहीं है। मैं थोड़ा मतलब मतभिन्नता हो सकती है, डेमोक्रेसी में मतभिन्नता हो सकती है, होनी चाहिए, बल्कि डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो मतभिन्नता है। मतभिन्नता के ऊपर ही डेमोक्रेसी खड़ी है। अगर मान लो एक रूलिंग क्लास हो और अपोजिशन पार्टी ना हो तो डेमोक्रेसी अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। डेमोक्रेसी तभी पूर्ण होगी जब रूल करने वाले लोगों की कमियां, खामियां, कमजोरियां अपोजिशन पार्टी बताएंगे, तभी डेमोक्रेसी पूर्ण होगी, अन्यथा डेमोक्रेसी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मतभिन्नता ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप स्वीकार कर लो। मेरा आग्रह केवल इतना भर है कि मैं जो तथ्य बता रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुना जाए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने डिप्रेस्ड शब्द का ट्रांसलेशन भी दिया है। वो ट्रांसलेशन बहिष्कृत, डिप्रेस्ड का बहिष्कृत है, डिप्रेस्ड का दलित ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि दलित शब्द जो है वो ज्यादा प्रचलन में आज के लिए है, इसलिए बता रहा हूं मैं। कंपैरेटिवली आप इसका बारे में विचार करो और वेरिफिकेशन करो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पढ़े लिखे होने के लिए एक सबूत यह है कि हम किसी भी बात को बगैर वेरिफिकेशन के स्वीकार ना करें, सत्यापन करें और सत्यापन के बाद स्वीकार करें। किसी ने कह दिया केवल इस वजह से हम लोगों को मान लेना ये उचित नहीं है। सत्यापन करें और उसके बाद स्वीकार करें या अस्वीकार करें, दो विकल्प हमारे पास होते हैं। तो डिप्रेस्ड का जो अर्थ है वो बहिष्कृत है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन का जब जैसे जैसे हम लोग इतिहास का और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया होता तो शायद उसको आधार बनाकर मैं विश्लेषण कर नहीं पाता। तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया है इनटचेबल, एक शब्द यूज किया अनटचेबल अंग्रेजी का। मराठी में इसका ट्रांसलेशन होता है अस्पृश्य, और सिस्टम को नाम दिया गया है अस्पृश्यता। हिंदी में अनटचेबल को अछूत कहा जाता है। एक तरफ उन्होंने एक शब्द डिप्रेस का बहिष्कृत किया और अनटचेबल का अस्पृश्य ट्रांसलेशन किया, यहां भी उन्होंने दलित शब्द यूज नहीं किया। मैं तो ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर बगैर सोचे समझे कोई काम करते थे, इस पर थोड़ा मेरा कम विश्वास है। बाबा साहब आम्बेडकर शब्दों का चुनाव बगैर सोचे समझे करते थे, इस बात पर मैं यकीन नहीं करता हूं। वो शब्दों के चुनाव के बारे में पर्टिकुलर थे, और ये उन्होंने जानबूझकर किया होगा, क्योंकि हमारे लोग दलित शब्द का इस तरह से उल्लेख करते हैं कि दलित कोई गौरवान्वित करने वाला शब्द है। शब्दों का उच्चारण भी इस तरीके से करते हैं और उसका समर्थन भी इस तरीके से करते हैं जैसे कोई दलित या दलितपन
या दलित स्थिति जो है कोई गौरवान्वित करने वाली स्थिति है, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इससे बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी। 4 वर्ण के बजाय पंचम वर्ण, 4 वर्ण के जगह पंचम वर्ण निर्माण हो जाएगा और आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे। इतिहास में जोशी जी माफ कर देना, वर्ण व्यवस्था के निर्माता ब्राह्मण है, मगर अगर आप दलित शब्दों को इस तरह से गौरवान्वित करेंगे तो पंचम वर्ण के निर्माता आप लोग कहे जाएंगे। इस शब्द को इस तरीके से गौरवान्वित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं पत्रकारिता में बाबा साहब आम्बेडकर का साहित्य उपलब्ध है, उसमें जो शब्द आए हुए हैं उसका इतिहास के साथ और हमारे आंदोलनों के साथ क्या संबंध है उसको जोड़ करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अरे रूपचंद जी ने जनसंचार जो किताबें लिखी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैं केवल आम्बेडकर जनसंचार की किताब पर बोलने के लिए यहाँ निमंत्रित नहीं हूँ। मुझे जो आज़ादी है कि क्या मतलब विषय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या ज़रूरी है वो मैं बोलूँगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जात पात तोड़क मंडल के लोगों के लिए जो निबंध लिखा था, जो भाषण लिखा था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने लिखा कि इसमें ये काना मात्रा और ये ऐसा चेंज करो। बाबा साहब ने कहा अरे काना मात्रा कुछ भी बदलने वाला नहीं, तुम चाहो तो तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रद्द कर दो। आखिरकार वो रद्द किया, मगर बाबा साहब वहाँ गए नहीं हैं, कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ तो जो मार्गदर्शन करना जरूरी है वो मेरी आज़ादी है और मैं उस आज़ादी का उपयोग करते हुए जो उचित है वो बताऊंगा। तो मैं जानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, अध्यक्ष आपने बनाया तो मुझे कुछ बातें जो है उसके तहत जो है बोलने की मेरे पास पूरी आज़ादी है। मैं इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पत्रकारिता बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन के साथ विकसित होती रही। बहिष्कृत के बाद उन्होंने जनता निकाला, बहिष्कृत के बाद जनता निकाला और शायद समता भी निकाला और फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी में प्रबुद्ध भारत, वो आखिरी तक फिर प्रबुद्ध भारत, जो थोड़ा बहुत इतिहास में जानता हूँ, हम जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उसमें जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाते हैं, मैं ट्रेनिंग देता हूँ कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जब कोई माँ बाप अपना बच्चा पढ़ता नहीं है ठीक से तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोचिंग लगाते हैं। निमेश राज, माँ बाप की चिंता होती है ये बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको कोचिंग लगाते हैं। तो हमने आंदोलन में हमारे लोग हमारे महापुरुषों के आंदोलन पर बोलते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, मौलिक पढ़ते नहीं है, तो उसका कोचिंग होना चाहिए। इसलिए 5-5 दिन का हम ट्रेनिंग लगाते हैं कि 5 दिन तक बोलता हूँ, 5 दिन तक जो इस आंदोलन में काम करना चाहते हैं, अगर तुम पढ़ते नहीं हो तो कम से कम उनका कोचिंग होना चाहिए कि ये है आंदोलन। आपको ठीक लगता है तो जुड़ जाओ, नहीं लगता है तो जो रास्ता तुमको ठीक लगता है वो उसका चॉइस कर लो और वो करो। इससे क्या हो जाता है कि कमिटमेंट डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये इतिहास थोड़ा बारीकी से हम लोग जानते हैं। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का, उसमें विचारधारा का बहुत अहम रोल है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, बहुत अहम है, जिससे आपको इसका महत्व समझ में आएगा। आप लोगों को ये इतिहास मालूम होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह चलाया था। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह चलाया था। उस मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया था, तो वहाँ के ट्रस्टियों ने जाने नहीं दिया और जाने नहीं दिया। बड़ा आंदोलन हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर को भी पत्थरे मारे गए, वो गिर गए
और गिरने के बाद में तब से उनके हाथ में जो वो काठी थी वो वहाँ से गिरने के बाद से उनको उनके हाथ में काठी आई। तो वहाँ पर जब ये बात हुई तो उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी और इनविटेशन लेटर बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सटेंड किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए वो आंदोलन स्थगित कर दिया, कालाराम मंदिर का आंदोलन स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के पहले जब इन लोगों को ट्रस्टियों ने पत्थरे मारे और लोगों ने पत्थरे खाए, बाबा साहब को भी पत्थर लगा, तो उस दौरान का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। उन्होंने आंदोलन शुरू करने के पहले बयान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बयान दिया? हम लोग हिंदू हैं। अब आप लोगों को सुनने के लिए बड़ा अजीब लगेगा, ये बाबा साहब का बयान है और रिकॉर्ड में है। क्या कह रहे? हम हिंदू हैं और हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। दूसरे हिंदुओं को जब कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है और हम भी हिंदू हैं तो हमें भी दूसरों की तरह कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। वो नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, बराबरी के अधिकार को सिद्ध करने के लिए ये आंदोलन हमने शुरू किया। असल बात ये थी कि 1927 को और 1930 को, ये 30 का आंदोलन कालाराम का, 1927 को चौदार तालाब के आंदोलन में ब्राह्मणों के द्वारा वहां अछूतों की बहुत पिटाई की गई। 27 के बाद 28 आता है और साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जो है वो जिन लोगों को विधिमंडलों में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं मिला, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल करने के संदर्भ में वो बातें कर रहा है। और इस वजह से गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया। यानी अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन भेजा गया। साइमन कह रहा है कि 1919 के एक्ट में जिन लोगों को हम अधिकार बहाल नहीं कर पाए, उन लोगों को प्रतिनिधित्व बहाल करने के लिए हम इस साइमन कमीशन में विचार करेंगे। तो 1919 के कानून के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर, जो उन्होंने 1918 को रिटर्न मेमोरेंडम दिया था अंग्रेजों को, साउथ बरो कमीशन को, उस समय उनकी उम्र 18 और 9 27 साल की, केवल 27 साल की उम्र थी बाबा साहब अम्बेडकर की। 27 साल के उम्र में जो रिटर्न मेमोरेंडम बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, अगर आप पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा कि 27 साल की उम्र में एकदम नौजवान व्यक्ति जो है वो किस तरह से मेमोरेंडम में अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर आप अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे लोगों को, पर्टिकुलर अछूतों को किस तरह से अधिकार होना चाहिए। उस समय महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर शब्द का उपयोग होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणेतर शब्द को भी डिनाई किया कि नहीं, हम ब्राह्मणेतर नहीं है। केवल ब्राह्मण छोड़कर सारे के सारे बराबर नहीं है। ब्राह्मणेतरों में एक अछूत है और एक सचूत है। शूद्रा जो है वो वर्णा सिस्टम में चौथे वर्ण के है, हम चौथे वर्ण के भी नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजी में ये कहा करते थे कि भारत में 3 समूह ऐसे हैं जो वर्णा सिस्टम के बाहर हैं। तो अंग्रेजी में उन्होंने शब्द प्रयोग किया आउटकास्ट। अंग्रेजी का शब्द है, क्योंकि वर्ण के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो कास्ट का शब्द ही वर्ण के लिए उपयोग में आता है। तो उन्होंने अंग्रेजी का शब्द यूज किया है आउटकास्ट, वर्ण बाह्य। वर्ण बाह्य कौन कौन है? अछूत, आदिवासी, नोमैडिक ट्राइब। आप में से आदिवासी और अछूत के बारे में तो जानकारी आप लोग रखते होंगे। बहुत कम हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको नोमैडिक ट्राइब नाम का जो मामला है उसके बारे में पता है। क्रिमिनल ट्राइब्स, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स भी कहा जाता था। 197 जातियां अंग्रेजों ने आइडेंटिफाई की थी।
और उसमें से 4% जातियों को बाबा साहब आम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल करने में सफल हो गए। और जो लोग शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में, नॉमिनेटेड ट्राइब लोग शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल हुए, आज़ाद भारत में केवल उनकी तरक्की हुई नॉमिनेटेड ट्राइब में। बाकी तो अभी तक नॉमिनेटेड ट्राइब को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राइट तो बहुत दूर की बात है, रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं दिया गया। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड देन राइट। अरे रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं तो राइट कहां से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बताओ मदन जी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसा है कि पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, फिर राइट देना पड़ता है, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के द्वारा ये अधिकार मिलते हैं। तो आजाद भारत में नॉमिनेटेड ट्राइब को अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। राइट देने की बात तो बहुत दूर है, जबकि अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। ऑलरेडी 197 जातियां हैं जिनको उसके आधार पर अधिकार दिया जा सकता है, मगर ऐसा काम नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि नॉमिनेटेड ट्राइब के लोगों को मंडल कमीशन के लिस्ट में शामिल कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी है। मिश्रा जी, कितनी भयंकर बात है, कितनी अन्याय करने वाली बात है। देखने में क्या दिख रहा है? अरे उनके साथ उनको मंडल कमीशन में शामिल कर दिया गया, उनको न्याय कर दिया गया। ये न्याय नहीं किया गया, ये अन्याय करने का काम किया गया, क्योंकि इसकी वजह से उनको मिला कुछ भी नहीं। क्योंकि ये तो रिजर्वेशन में आने के बाद जब आप कंपटीशन में आते हो तब तो आपको मिलता है। जब लोग एजुकेशन में ही नहीं एंट्री कर रहे हैं तो कंपटीशन में कहाँ से आएंगे? तो कहाँ से उनको मिलेगा अपना शेयर? जस्टिस रोहिणी कमीशन जो अभी बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं जानते, आप ध्यान रखते कि नहीं रखते। जस्टिस रोहिणी कमीशन जो दिल्ली की चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुई है, उसका कमीशन बीजेपी ने बनाया, वो इन्हीं लोगों के रेफरेंस में है। और उसका एक प्राइमरी रिपोर्ट आया कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में इनका 0% है। 0% जोशी जी, 0%। कितने साल? आज़ादी को 75 साल हो गए और शायद गांधी जी को 150 साल का चल रहा है क्या गांधी जी का? ये बहुत सारे फोटो लगाए गए, बहुत अच्छा है। इसमें पूना पैक का नहीं होगा ऐसा मुझे लगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ, ये फोटो बहुत अच्छे लगाए मगर पूना पैक का जरूर नहीं होगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है। हाँ, पूना पैक्ट नहीं है और मच्छर बहुत ज़्यादा है। पूना पैक्ट नहीं है मगर मच्छर जो है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में मच्छरों का क्या काम है, मगर है। वहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उस समय भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अभी भी हमारा पीछा लोग जो है ये मच्छर लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपनी बात, अपना दुखड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से ये जो नॉमिनेटेड ट्राइब के लोग हैं, एक दोबारा बताता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा अहम बात है। और बाबा साहब आम्बेडकर के हु वेयर द शूद्रा का प्रीफेस अगर आप पढ़ोगे तो बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रीफेस में लिख कर रखा हुआ है, जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग अपने संस्कृति का गौरव करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए या देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसे आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, क्रिमिनल ट्राइब पैदा किया, अछूत पैदा किए, इतनी संख्या, ऐसा भी लिखा हुआ है। हाँ, कि प्रीफेस में है, हाँ उसमें लिखा हुआ है। और ये अंग्रेजी में उन्होंने इसको आउटकास्ट, वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। तो ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। उनकी संख्या 30 से लेकर 35% है भारत में, SC ST नॉमिनेटेड ट्राइब की, इतनी बड़ी संख्या है। 50 करोड़ से कम नहीं है आज के तारीख में, अगर 140 करोड़ जनसंख्या मानी जाए तो इस तरह से ये आंदोलन का रेफरेंस है, आंदोलन का संदर्भ मैं आपको बता रहा हूं और पत्रिकाओं में हमको पढ़ने को मिला
उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, कालाराम मंदिर के संदर्भ में भाषण में कहा कि हम हिंदू हैं। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।